नमस्कार मित्रों, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाइयाँ, बहुत-बहुत शुभ हो आपको ये त्योहार, पर्व सब लोग खुशी से मनाएँ, आनंद से मनाएँ, मंगलमय तरीके से मनाएँ। दीपावली को स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए, वैभव के लिए माना जाता है। तो धन, संपत्ति, वैभव की बात हो, तो बिज़नेस के बिना कैसे बात होगी? बिज़नेस में पैसा है, बॉलीवुड में पैसा है और नीरज वाजपेयी जी के पास पैसा है। और पैसा होने के साथ-साथ वो पैसा बनाने, समृद्धि बनाने की भी कला जानते हैं और कला बताते हैं। और उससे भी ज़्यादा है उनके पास बहुत सारे लक्ष्मी मित्र भी हैं। तो लक्ष्मी मित्रों की कहानी और आपको कैसे लक्ष्मी मित्र बनाया जा सकता है, बन सकते हैं, समृद्धि कैसे हो सकती है, वैभव कैसे बढ़ सकता है, इस पर चर्चा करेंगे दीपावली पर। नीरज वाजपेयी जी के साथ। नीरज वाजपेयी जी को तो आप जानते ही हैं, वो विद्वान आदमी हैं, बहुत सारे लोगों को उन्होंने लक्ष्मीपति बनाया है, बहुत सारे लोग उनकी सलाह से आगे बढ़ते रहे हैं, समृद्ध होते रहे हैं और उनका जो शो है द एंड शो, उसको देखते रहते हैं लोग बारीकी से और उस पर अमल करके आगे बढ़ते रहते हैं। तो हमने कहा कि इसी का फ़ायदा आज उठाया जाए। नीरज जी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको दीपावली की, बहुत बधाइयाँ और बहुत धन्यवाद भी कि आप ऐसे मौके पर हमारे साथ हैं, तो हमें भी थोड़ा-सा गर्व महसूस होता है कि लक्ष्मी मित्रों के साथ हम हैं। तो कुछ हमारे जो लोग हैं, हम जो लोग हैं, उनको भी समृद्धि का कुछ वो दीजिए मंत्र। बिल्कुल सर, बहुत-बहुत शुक्रिया और आप सब लोगों को, आपको, परिवार को, सबको दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। सब जी। लोग समृद्ध हों और जो आपने मेरी तारीफ़ में कहा है, काश मैं सच ऐसा मैंने सच हो जाए। प्रोग्राम सर ये चैनल शुरू करने से पहले मैंने कसम खाई थी कि जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा नहीं, कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ कि 24 घंटे में एक बार ज़ुबान पे सरस्वती हर व्यक्ति के बैठती है और मेरी इच्छा है कि अब से 30 सेकंड पहले वो ज़रूर रही हो और वही सच हो जाए। तो धन संपदा हमें भी मिल जाए। हम लोग तो सर क्या ना वो जैसे किसी ने ऐसे ही बातचीत में कहा कि आप इतने ज्ञानी हो तो आप खुद क्यों नहीं कमा लेते हैं? दूसरों को समझाते रहते हैं पैसे कमाने के तरीके। मैंने कहा यार प्रश्न तुम्हारा बहुत तार्किक है। लेकिन ये प्रश्न मैं हमेशा आईआईएम के प्रोफेसरों से भी पूछता रहता हूँ कि कि आप दुनिया आप भर के सीईओ बनाते हैं और आप खुद क्यों नहीं बन जाते? अ, तो जो कोचिंग ये कॉलेजेज में पढ़ा रहे हैं वो डॉक्टर नहीं बने हैं। और दूसरे बन रहे हैं। सुपर 30 वाले बना रहे हैं और खुद नहीं बन पाए। तो ये भारत में एक परंपरा है कि जो ज़्यादा ज्ञानी हो गया या ज़्यादा ज्ञान दे रहा हो, वो गरीब रहेगा वो। तो खैर, तो आज हम लोग सर बातचीत ये करने वाले हैं, मैं अपने आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि स आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना, संपत्ति अर्जित करना, संपन्न बनना, समृद्ध बनना, ये हर व्यक्ति का सपना तो होता ही है और इसको सच भी करना चाहिए और ये सच हो सकता है। असंभव नहीं है ये। अगर आप प्रयास करें, थोड़ा-सा सोचें, समझें, दिमाग लगाएँ, तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है। जैसे मैं बहुत लाइट मोड में कहता हूँ कि हर व्यक्ति अमीर बन सकता है अगर वो चाहे तो। एक किताब लिखी है किसी ने, मैं नाम भूल रहा हूँ राइटर का, कि जो व्यक्ति गरीब है, उसमें 50% कंट्रीब्यूशन उसका खुद का भी है। कि वो खुद आलसी है, पढ़ता-लिखता नहीं, काम नहीं करता, दिन भर सरकार को कोसता रहता है। आपने क्या किया अपनी अमीरी बनने के लिए? वो नहीं बताते। आपका प्रयास क्या है? वो ज़ीरो है। सारी गलती दूसरों की है। तो समाज तो गलतियाँ करेगा, आपको समाज में क्या इंटरेस्ट, समाज आपको अमीर बनाए? आप अपने प्रयास देखोगे आपने क्या किए। तो ये बैकग्राउंड नोट है कि अगर आप चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, तो बिना किसी मदद प्रयास के भी आप आगे बढ़ सकते हैं, खाली आपको थोड़ा समझदार बनना है। थोड़ा-सा बनना है, बहुत ज़्यादा समझदार भी नहीं बनना है। और ये बनना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि देखिए जीवन में धन की बहुत इम्पोर्टेंस है। और आजकल खासकर कलयुग में तो बहुत ज़्यादा है। तो हाँ, हर चीज़ में आपको पैसे की लगते हैं, आपको इलाज कराना है, पढ़ाई करना है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो वो एक पैसे से मतलब एक संसाधन से है। पैसा मतलब लिटरली आप फिएट नोट ना हाँ। समझें, संसाधन होने रिसोर्सेज़ चाहिए, रिसोर्सेज़ होने रिसोर्सेज़। चाहिए। और वो रिसोर्स आप सरकार के भरोसे या किसी भाई-बंधु के भरोसे या पिताजी के भरोसे नहीं हो सकते। अपने मरने से ही स्वर्ग मिलता है। तो खुद प्रयास करेंगे तो ही जीवन चलेगा। तो उस प्रयास में हम आपकी प्रयास की कोशिश में मदद करते हैं, जो कि हमारे चैनल का और आपके चैनल का उद्देश्य है कि आपको एक समझदार इंसान बनाएँ। जी। अब सवाल ये आएगा भैया ज्ञान तो बहुत दे रहे हो, बनेगा कैसे ये? तो आपके पास तरीके कि आप नौकरी करते हैं या आप व्यापार करते हैं, तो ये जीवन चलाने के लिए ठीक है। समृद्धि, वेल्थ क्रिएशन एक अलग चीज़ है। आप नौकरी करते हो उससे आपकी लाइफ चलती है, वेल्थ क्रिएट नहीं होती है। वेल्थ क्रिएट नहीं कई होती। बार लोग
अमीरी में और वेल्थ क्रिएशन में फर्क समझ लेते हैं। वेल्दी आदमी और रिच आदमी में फर्क होता है। फर्क होता है, रिच आदमी अगले दिन सुबह गरीब हो सकता है, करीब हो सकता लेकिन वेल्दी आदमी अगले दिन सुबह गरीब नहीं होता, नहीं क्योंकि होता। वो केकड़े की तरह 50 जगह अपने पैर फंसा के रखता है। तो वेल्थ क्रिएशन की जो जर्नी है, जो हम लोग दिवाली के समय हमेशा हर चैनलों में बातचीत करते रहते हैं, जी, उसका निचोड़ ये है कि आप ग्रोथ की जर्नी में पार्टिसिपेंट बने। पहली चीज तो ये है। और दूसरा, विजय जी, ग्रोथ या पैसे कमाना या वेल्थ क्रिएट करना प्रैक्टिकलिटी से ज्यादा माइंडसेट की बात है। जी, अगर आप ये अपनी इम्पोर्टेंट है। सोच से पॉजिटिव हैं, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है समृद्ध बनने से। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल निराशावादी हैं, हर समय आप नेगेटिव सोचते हैं, हर बहुत समय अच्छा आप शब्द डिप्रेशन की आपने बातें काम में लिया है, प्रोफेशनल निराशावादी। तो प्रोफेशनल निराशावादी व्यक्ति कभी जीवन में वेल्दी नहीं बन सकता। हम मुंबई में 25 साल से हैं यहाँ पे, जितने भी मैं अमीरों से मिला हूं आज तक, मुझे कोई निराशावादी व्यक्ति नहीं मिला। कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, कोविड आ गया, मार्केट गिर गया, सरकारें गिर गई, सब कुछ हो गया, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। नहीं नहीं, कल पॉजिटिव का है। दिन अच्छा हो सकता है, कल का कल दिन। कुछ और करते देखते क्या होता है। एग्जैक्टली, ये साइकोलॉजी है, ये आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन आप निराशा के भाव से रहेंगे, यार कल तो दुनिया खत्म हो जाएगी, सरकार एकदम बेकार है, अमेरिका एकदम खराब है, कल तो ये भूकंप भी सरकार आ चली सकता जाएगी है। तो क्या होगा? ये सरकार चली हाँ, जाएगी तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो आप उससे, उसका असर ये होता है कि आप कभी प्रयास ही नहीं करते हैं। प्रयास आप तब करेंगे जब आप अपनी मानसिक रूप से आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिव सोचेंगे। जैसे एक बड़े मशहूर लेखक ने कहा है, यू आर नथिंग बट एवरेज ऑफ 5 पीपल। आप जिनकी संगत में रहते हैं, उन्हीं का उनकी एवरेज है आप। बुद्धियों का एवरेज हैं आप। तो अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ बैठेंगे जो दिन भर इकोनॉमी को गरिया रहे हैं, तो आप अभी जिंदगी मार्केट में पैसा लगाओगे ही नहीं। आपको नहीं, लग रहा है कल गिरेगा ही। तो ये पहली शर्त है कि आप पॉजिटिव सोचें, हमेशा अच्छे सोचें और ये उम्मीद रखें कि दुनिया बेहतर होगी। तो ये पहली शर्त हो बड़ा गई। पॉइंट है। दूसरी शर्त ये हो गई जी, कि आप, या हर इंसान को ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत गरीब आदमी, मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो मैं अमीर कैसे बन सकता हूं? ये थ्योरी भी गलत है। आप महीने में 5,000 कमाते हैं या 5 करोड़ कमाते हैं, सिर्फ क्वांटम का फर्क हो सकता है कि 5 करोड़ वाला ज्यादा पैसे कमाएगा, आप थोड़े कम कमाएंगे, लेकिन कमाओगे, आप वेल्दी बनोगे आप। कोई दो राय नहीं इसमें, क्योंकि उसका एक सिंपल फार्मूला है कि अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा, जिसका गणितीय फार्मूला हम लोग मानते हैं 20%, टेक होम सैलरी का 20% आपको वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में लगाना है। बिना मार्केट को देखे, बिना सेंसेक्स को देखे, बिना निफ्टी को देखे, बिना दिल्ली में किसकी सरकार है ये देखे, अमेरिका में ट्रम्प जी क्या कर रहे हैं, वो सुबह ट्वीट करके क्या बोलते हैं, बांग्लादेश में सरकार गिर गई, भारत में बाढ़ आ गई, आपको देखना ही नहीं है। आपको हर महीने सिर्फ वो निवेश 20%। करना है। ये जब आप करते रहते हैं, तो एक तो पहला बहुत पॉजिटिव हो गया, आपको हमेशा लगता है कि दुनिया बेहतर होगी, इससे अच्छा होगा। और उस अच्छाई में पार्टिसिपेट करने के लिए आप हर महीने अपनी टेक होम सैलरी का 20% आप निवेश करते रहते हैं, बाकी 80 में आप घर का खर्चा चलाते हैं। तो इससे होता क्या है? इससे क्या होगा? हम तो मान लीजिए 1,000 रुपए ही डालते हैं और विजय जी तो 20,000 रुपए महीने डालते हैं, तो फर्क आ गया। मेरे मेरे 1,000 रुपए से क्या हो जाएगा? तो मैं, जो लोग ये सुन रहे हैं, उनको एक चमत्कृत करने वाली बात बताता हूँ कि मैं विजय जी से एक डील करता हूँ कि सर आप मुझे 1 रुपए दीजिए आज, और इसको केवल दुगना करते रहिए, जो रोज दीजिए आप 30 दिन खाली मुझे दे दीजिए, मैं जीवन धन्य मान लूंगा अपना। ₹1 को केवल दुगना 30 करके दिन, 30 दिन। केवल 30 दिन देना। आज 1 रुपए दीजिए, कल 2 रुपए, हुँ, परसों 4 रुपए, नरसों 8 रुपए, 16, 32, 64, 128, 256, 512। आप 30 दिन खाली ये कर दो, मैं जीवन धन्य मेरा हो जाए। वो वाह! फिगर नहीं गिन पाएंगे लोग, कैलकुलेटर उठाओ और लगाओ। कि 30 दिन में ये कितना जो पैसा हो जाए। इसको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में, अब इसमें एक बारीक सी चीज क्या समझी आपने, कि 100% से पैसा बढ़ रहा है आपका रोज। आज एक, कल दो, मतलब 100%। हाँ, 2 से 100% 4 बढ़ रहा फिर 100%। तो 100% की ग्रोथ अगर 30 दिन आपको करना हो, आप नहीं कर पाओगे, वो कई 100 करोड़ बन जाता है। यही फार्मूला अगर आप एक फुटबॉल के ग्राउंड में रोज 1 बाल्टी पानी डालो, 30 दिन में बाढ़ आ जाएगी वहां पे। है। 30 दिन में सिर्फ 1 से 2, 2 से 4 करिए, दौड़ जाएगी। इसको कहते हैं
कंपाउंडिंग। तो जो 1000 डाल रहा है या जो 1 लाख डाल रहा है उससे मतलब नहीं, वो उसके क्वांटम में फर्क आएगा, लेकिन उसका फायदा आपको मिलेगा। तो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की एक थ्योरी बहुत प्रचलित है, सब जानते भी होंगे, लेकिन उसका मर्म नहीं समझते हैं। उसको दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा गया है, और आप अपने निजी जीवन में अनुभव कर सकते हैं कि 7 साल तक आपको पैसे डालने हैं कहीं पे, तब तक आपको इतना बोरिंग लगेगा, यार कहाँ फंसा दिया मैंने, कुछ नहीं हो रहा है इसमें और होगा भी नहीं। 8वें साल आप उछल जाओगे, अरे यार ये क्या हो गया। जब पैसा ये आएगा। रूल है, टाइम टेस्टेड है, कभी ये फेल हो ही नहीं सकता। तो पेशेंस, पॉजिटिव रहना और नियम, डिसिप्लिन, ये हमको हर महीने डालने हैं। तो इसीलिए तमाम लोग आपको बोलते हैं कि हर महीने थोड़ा-थोड़ा निवेश करिए, लगातार करते रहिए, कोई परिस्थिति आए आपको रोकना नहीं है। तो चाहे वो आप 1000 भी डालते हैं ना, और लगातार आप डालते रहेंगे, तो आप 10, 15, 20 साल में जब आप रिटायरमेंट की प्लानिंग करेंगे ना, 40-45 तो आप रिटायरमेंट के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे, नहीं मेरे को रिटायर नहीं होना, मुझे नहीं करनी नौकरी, क्योंकि आपकी वेल्थ बन चुकी है, इतना बढ़ गया। इतना बढ़ जाता है। तो ये जो क्रिएशन है ना, इसको करना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सरल है। केवल डिसिप्लिन चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए और नियम चाहिए। इसके साथ ही हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी पर्सनल लेनी चाहिए। कंपनी में आप नौकरी कर रहे हैं तो वो करा देता है इंश्योरेंस। सरकार के वाला वो कुछ लोग वो भी आयुष्मान हो जाता भारत, कुछ मतलब नहीं है। आप एक पर्सनल इंश्योरेंस अपना लीजिए, जिसको हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं हम लोग, क्योंकि आजकल भारत में इलाज बहुत महंगा है। वो एक हॉस्पिटल का बिल आपको गरीब बना सकता है। तो उस एक बिल को मात देने के लिए आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। ये काम आपने कर लिया तो आपने अपनी हेल्थ को सिक्योर कर लिया, और रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी चल पड़ी। बाकी कुछ करना ही नहीं, अपने काम धंधे में ध्यान दो ना। आपको सुबह उठ के रोज खबर थोड़ी पढ़नी है, आप अखबार पढ़ना बंद कर दो कि अमेरिका में क्या हुआ, मोदी जी क्या कर रहे हो, नीतीश जी क्या कर रहे हैं, बिहार में किसकी सरकार बनेगी, बने तो जिसकी बन रही है, मेरा पैसा बनेगा, ये तय है। तो इतनी मजेदार है ये वेल्थ क्रिएशन, यानी ये तो आसान है। बहुत जी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन एक चीज बताइए, इस पर चलते-चलते मुझे ऐसे ही किस्सा याद आया कि आपने कहा कि सब लोग कंपाउंडिंग करते हैं, बहुत सीरियस आपने बात कही है और गंभीर बात है, जिसका नतीजा बहुत आश्चर्यजनक होता है। लेकिन मैं तो कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो दूसरे के निवेश से अमीर हो गए। अगर किस्मत के धनी है तो बिल्कुल हो सकते हैं। कोई शक नहीं निवेश इसमें। आपने किया था 50-50 रुपए महीने का और वो 50,000 करोड़ के हो गए। अब इसमें देखिए, ये कुछ चीजें जीवन में अपने आप आती हैं, आपके किस्मत। पड़ोसी हैं वो लोग, आपके पड़ोसी रहे किसी जमाने में। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, हो सकता है कि भाई आपका मतलब, अब वो कैसे मैं कहूँ, तो बड़ा अजीब-सा लगेगा, आपका किसी से कोई संबंध है, उसी से आप अरबपति हो जाएँ, ऐसा कलकत्ता की एक पार्टी ऐसा भी हुई है, तो वो तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। नहीं, नहीं, वो क्वाइट मैंने पॉसिबल वैसे है। ही याद आ गई बात, लेकिन आपने बहुत अच्छे बिल्कुल। पॉइंट्स बताए हैं कि इस तरह से इनोवेशन पर काम कर दरअसल जो आपने पहली बात कही ना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम 50% जो दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम गरीब हैं, उसी पर ज़्यादा फोकस रखते हैं। उसमें अपना 50% कंट्रीब्यूशन क्या है, यदि उस पर भी काम कर लें, तो वो नहीं और मेरे ख्याल से लगता है कि जो आप कहना चाहिए जो लोग बिज़नेस में हैं, जो लोग कारोबारी लोग हैं, जो उद्योग में लोग लगे हुए हैं, एंटरप्रेन्योर जिसे आप कहते हैं, एंटरप्रेन्योर सही शब्द है। तो एंटरप्रेन्योर का सबसे मेरे ख्याल से साइकोलॉजी में ये फ़र्क है हुँ, कि एंटरप्रेन्योर अपने हिसाब से सोचता है कि मुझे क्या करना है और मैं क्या कर सकता हूँ और वो उसको आगे ले जाता है नाव को पार कराने के लिए। नाव आपने उतार लिया तो जो नाविक है, वो उसको नाव में छेद भी हो जाए तो भी कोई मेहनत करेगा तो हो ही जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप का जो देखिए, माइंडसेट है एंटरप्रेन्योरशिप में जो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसको लोग समझते नहीं, जैसे ज़ोमैटो बनना, इतनी बड़ी कंपनी बन गई, अर्बन कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बन गई, पीबी फिनटेक इतनी बड़ी कंपनी क्यों बनी? ये कौन लोग हैं? ज़ेप्टो वाले और ये ब्लिंकिट वाले तो बेचारे 25 30-30 साल के लड़के हैं जो 30 साल मिले के हाँ, थे। लड़के हिम्मत, साहस और कुछ करने का की ललक, जज्बा जज्बा। यहाँ पे उस 50% का आपका जवाब आता है कि आपने अपनी अमीरी के लिए, अपनी वेल्दी बनने के लिए, अपनी सफलता के लिए क्या किया आपने?
उन्होंने किया, उन्होंने पूरा जीवन दांव पे लगा दिया, रिस्क लिया। आपने लिया क्या? आप देखिए, बड़ी मजेदार बात बताऊं, भारत में ज्यादातर लोगों की मानसिकता क्या है कि जहां मुझे नौकरी करना है, जहां से जीवन चलना है, वो सरकारी मिल जाए तो बेटर है, क्योंकि हम काम नहीं करते। हम लोग सरकारी नौकरी के लिए ही सोचते थे, अब थोड़ा सा फिर भी हुआ है। क्यों अभी भी सोचते यही है थे? कि सरकारी नौकरी वाला आदमी सबसे कीमती आदमी है। नहीं, वो मेरा मानना है कि वो काम नहीं करना चाहता, इसलिए वो सरकारी नौकरी ढूंढता है। लेकिन रिस्क नहीं वही लेना व्यक्ति शेयर मार्केट में आके दिन भर ट्रेडिंग के लिए जूझता रहता है, यूट्यूब देखेगा, वीडियो देखेगा, जी लोगों के साथ फंसेगा, इस चैनल में देखो, उस यहाँ दिन भर लगा हुआ है, लेकिन काम में वहां नहीं जाना। ये माइंडसेट जो है ना, ये डाइकोटमी है। जहां आपका काम बन सकता है आराम वो नहीं से, कर रहे। वहां आप जूझे पड़े हो। जहां आपको मेहनत करनी, वहां कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप कैसे अमीर बनोगे? चेंज योर माइंडसेट। आप कहाँ क्या कर रहे हैं वो देखिए। और देखिए विजय जी, अगर ये कोई सोच लेगा कि मैं एक जॉब कर रहा हूं तो उससे आपकी दाल रोटी चलेगी, सिर्फ वेल्थ नहीं बनेगी, ये गारंटीड है। दुनिया कोई ताकत आपको वेल्थ नहीं बना सकती। वेल्दी बनने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे, और वो प्रयास बहुत आसान है। उसके लिए गरीब होना है कि सॉरी अमीर नहीं होना कि हमको अमीर होंगे तो ही वेल्दी होंगे। मैं तो कह रहा हूं कि एक रिक्शे वाला भी अमीर बन सकता है, बहुत आसान है, केवल उसको अपना डिसिप्लिन फॉलो करना है और 25-30 साल की जर्नी करनी है। और रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। सबको ये लगता है कि आज मैंने एसआईपी की है तो अगले साल मेरे पास 2-3 करोड़ रुपए और नोएडा में 6-7 फ्लैट होने चाहिए। भाई ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा नहीं होता। एक माइंडसेट ये भी होता है एक माइंडसेट में कि हमसे हम थोड़ी कर सकते हैं ऐसा। हाँ, क्योंकि हम समझते हैं कि जो कर रहा है वो एक्सेप्शन है। यस यस, वी आर नॉट लाइक देम। विजय जी, ये मैं बहुत अच्छा पॉइंट लिया है। इस जिसको ये लगता है कि वो दुनिया विधे व्यक्ति पैदा हुए हैं, इसलिए वही अमीर हो सकते हैं या वही अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, मैं उनको सिखाना चाहता हूं कि नहीं, आप भी कर सकते हैं। आप मेहनत कितनी करना चाहते हैं ये तय करेगा। ऐसा सेकेंडरी है, पहला कि आपका अपना प्रयास, कंट्रीब्यूशन क्या है, कन्विक्शन कितना मजबूत हो सकता है। आप उसको कैसे करना चाहते हो वो करिए ना। आप अब छोड़ो ना, हम तो फाइनेंस छोड़ो, आप नेतागिरी में भी इस एग्जांपल आप देखो ना, कहां से लोग उठ के कहां पहुंचे हैं, अपनी जीविका में ही तो पहुंचे ना वो। आप करते हैं क्या? आपको लगा नहीं वो देवदूत है, ऊपर से टपके इसलिए वो बन गया, ऐसा नहीं है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जी, रियल लाइफ में, जो इतना फोकस्ड है अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर के कि वो ये कहता है कि मेरा लड़का आईआईटी बॉम्बे में ही पढ़ेगा। मैंने कहा इतनी गारंटी आप कैसे ले सकते हो? चलो जेई क्लियर कर लिया उसने, आईआईटी में कहीं भी हो जाएगा 6, 7, 8, 10 में। बोला नहीं, आईआईटी बॉम्बे में ही उसको पढ़ना और आप देख लेना। मैंने कहा इतना प्रिसाइज कैसे? बोला मैं उसकी तैयारी उस हिसाब से करा रहा हूं, उसको वो रैंक आनी चाहिए। क्यों नहीं आएगी रैंक? वो लड़का भी इतनी मेहनत कर रहा है, उसको भी पसंद है। तो अगर आप गोल सेट करें, टारगेट करें तो करें। और मैं तो जो लोग सुन रहे हैं शो को, मैं तो हमेशा मेरे जीवन का एक मिशन भी रहा है जो प्रो बोनो में करता हूं कि 8वीं से 12वीं तक के जो भी बच्चे हैं, किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी मोहल्ले में है, 20-25 लड़के आप इकट्ठा कर लीजिए बच्चे, मैं आकर उनको फ्री में पढ़ाऊंगा, यही फाइनेंशियल एजुकेशन दूंगा। महिलाओं का कोई ग्रुप है जहां सबसे ज्यादा फाइनेंशियल इलिटरेसी है, अगर वो एक सोसाइटी में, किटी पार्टी में 10-20 महिलाएं इकट्ठा हो जाए, मैं उनको फ्री में पढ़ाऊंगा। मैं कोई चार्ज करता ही नहीं, वैसे नहीं करता हूं। मैं खुद अपनी दिली इच्छा मेरी प्रो बोनो, समाज को वापस देना, मुझे जो मैंने इतना सीखा है वो वापस ले लीजिए। आप मुझे बुलाइए, मैं आ जाऊंगा, मैं आपको ऐसे ज्ञान दूंगा और आप बनेंगे वो, आप मानिए खाली उस बात। वो हमारे एक गुरु थे, उन्होंने कहा कि जिंदगी में ट्रिपल सी का फॉर्मूला है ना, जिंदगी के हर उसमें चलता है फील्ड पे। ट्रिपल सी को याद रखिए, कन्विक्शन, कमिटमेंट और कंटिन्यूटी। कुछ भी करिए, मेरे को आप किसी भी फील्ड में जाइए, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये 3 चीजें कर लेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो वो कन्विक्शन, कमिटमेंट और कंटिन्यूटी की बात अक्सर किया करते थे। तो अभी मुझे याद आती है, और एक और मित्र थे हमारे, उनके फादर कहा करते थे कि भाई जिंदगी में है ना, जब हम लोग पढ़ा करते थे, कॉलेज वक्त की बात है, तो वो कहते थे कि या तो बेटा अभी 3 साल पापड़ बेल लो,
या फिर जिंदगी में 30 साल पापड़ बेलना, ये आपकी चॉइस है। यप 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 यप। इस पर मैंने एक मनगढ़ंत कहानी करके मेरी सीरीज है जिसमें मैंने एक वीडियो बनाया था कि जीवन के 2 फेज है, फर्स्ट और सेकंड। एक में चप्पल घिसनी तय है, तय आपको करना किस में घिसोगे, पहले या बाद किसमें में? घिसनी है? अब पहले घिस लेंगे तो बाद में ज्यादा लंबे समय तक आराम करेंगे। एग्जैक्टली, पहले घिस लोगे तो बाद में नहीं घिसनी पड़ेगी, पहले नहीं घिसे तो बाद में। एक बार घिसनी है, तय आपको करना किसमें। हाँ, तो लेकिन वो ये तो पहले जीवन घिसने का में सच कम है, समय लगता है, पहले घिसने बहुत में कम। कम समय लग रहा है, बाद वाले में ज्यादा समय लग रहा है। सर 4 साल, ओनली 4 इयर्स। जिस बच्चे ने 8, 9, 10, 11, 12 ये 4-5 साल मेहनत कर ली, तो बस उसका उसको जीवन में कभी चप्पल नहीं घिसनी। और जिसने ये 4 साल पिक्चर देखी, पबजी खेला, मौज मस्ती की, पिज्जा खाया, बर्गर खाया, तो वो अगले 25-30 साल तक चप्पल घिसेगा। ये जीवन का सत्य है। तो इसलिए इसमें कोई डिबेट ही नहीं है, चॉइस आपकी है, आप जैसा चाहो। हमारी चॉइस नहीं थी, आप नहीं मिले थे पहले। सर न, ये अब ना आप मेरे को बहुत टीज कर रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं, हम नॉर्थ इंडियन लोगों के अक्रॉस द स्टेट ये प्रॉब्लम है कि कोई ये चीजें आपको सिखाता नहीं है, क्योंकि कल्चरली वहां था नहीं है। गांव में जो सूदखोर होते थे उनको कितना बुरा माना जाता था। कहावत चलती है ना कि पैसा हाथ का मैल है, ये बहुत मनी माइंडेड आदमी, इससे बात मत करा करो। जिस समाज में ये कल्चर है वहां पैसा कैसे आ सकता है, वहां पैसे कैसे आएगा। और वही लोग बड़े हैं जिन्होंने पैसा समझा, पैसे की कीमत। जिन्होंने पैसे को कहा ये चेहरे की रौनक है, उन्होंने पैसा बनाया। आप हाथ का मैल बनाओ तो बने रहो गरीब, फिर आप कहीं नहीं मिलते रहो गरीब। सो हमको कोई सिखाने वाला नहीं था, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं फ्री में कोचिंग देने के लिए तैयार हूं, फाइनेंशियल एजुकेशन की। कोई भी बच्चे हो, कोई भी महिलाएं हो, फ्री में एकदम। और आप कर सकते हो, 100-100, 200 रुपए से लोग फाइनेंशियल एजुकेशन करते हैं। आपके पास 100 रुपए महीने मान लीजिए फ्री है, केवल 100 रुपए। एक शेयर आपको मैं बताऊंगा कि आप वो शेयर खरीदिए, हर महीने खरीदना आपको 100 रुपए। 12 शेयर तो इकट्ठा हो गए ना 12 दिन में, 12 महीने में, 12 महीने में। और 30 साल में कितने शेयर इकट्ठा करोगे आप, सोचो आप। हो सकता है, सोचते नहीं आदमी, दिमाग नहीं लगाता। और प्लस पेशेंस, अरे कहाँ होगा यार, अपन तो ऐसे ही रहेंगे, जीवन चल ही जाएगा। और ऐसे थोड़ी हो जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसे थोड़ी हो जाता है, इनके कहने से हो जाएगा क्या। तो ये लोगों को सीखना चाहिए। देखिए अभी एक खबर आपने पढ़ी हुई 2-3 दिन से चल रही है कि वो जैन मारवाड़ियों के कुछ फैमिलीज ने मिलके 100-150 करोड़ की गाड़ियां खरीदी, मर्सिडीज। सबने ग्रुप बना के गाड़ी खरीदी, 25 करोड़ का डिस्काउंट लिया है। तो 2 लर्निंग है ना इसमें, एक तो जैन मारवाड़ियों ने खरीदी, मतलब मारवाड़ी गुजरातियों ने, पैसा है उनके पास तभी तो खरीदी। और दूसरा उनके अंदर इतनी समझ थी कि अगर हम सब लोग मिलकर बल्क डील करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, 25 करोड़ का डिस्काउंट लिया, इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हम तो ये कहते हैं कि गाड़ी खरीदनी है तो वाजपेयी जी को गाड़ी खरीदनी है तो विजय जी को बताना ही मत जब तक साला गाड़ी ना खरीद ले। सरप्राइज देना है। तो इसीलिए कहता हूं अपनी गरीबी के लिए आप खुद जिम्मेदार है भाई, दूसरे को कहने से पहले खुद अपना चेक करो कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितना प्रयास कर रहे हो, कितना सीख रहे हो आप। नहीं सीखते लोग। एक हमने सीरीज भी शुरू की लोगों को बताने के लिए कि भाई आप सीखो, प्लीज पढ़ो, आपका ही फायदा है, हमारा कोई फायदा नहीं, हमको क्या लेने देना, आप मत बने रहो वैसे ही, लेकिन आप कुछ सीख लोगे तो आप ही का बेटरमेंट होगा। बड़े गुड न्यूज है, अपने नॉर्थ में इससे म्यूचुअल फंड के बहुत फोलियो खुल रहे हैं, बिहार में, यूपी में, सब में। गुड साइन, बहुत अच्छा लगा खबरें पढ़ के कि भाई चलो लोग थोड़ा सा जागरूक हो रहे हैं। नहीं, वो आपने जितनी सारी बातें बताई उससे मुझे वो एक एड की लाइन है ना, एक एड चलता रहता था पहले, आजकल शायद आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि वो शायद क्विट स्मोकिंग पड़ता कि एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। यस, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो वो बहुत अच्छी लाइन है, मेरे को लगा कि इस लाइन में एक बेसिक वो है, ये पूरी लाइफ का ही वो है एक तरह से। आप बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं, काम भी शुरू कर रहे हैं, कुछ करते भी हैं। जैसे हमारे इंग्लिश के प्रोफेसर हुआ करते थे तो वो कहते थे आप 2 पेज ही पढ़ो किताब के, लेकिन रोज पढ़ो। तो आप सोचिए कितनी किताबें आप पढ़ लेंगे, वो लगता है कि 2 पेज से क्या होगा, एक दिन में 2 पेज पढ़ने से क्या होगा, और उस चक्कर में हम 2 दिन में निकाल देते हैं, 1 पेज नहीं पढ़ते। 365 दिन है, 2 पेज रोज पढ़ोगे तो 700 पेज पढ़ डाले, 700 पेज में 2 किताबें खत्म कर लिया आपने। 2 किताबें आराम से हो जाएगी। करने
मैंने बताया ना कि वो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो इट्स अमेजिंग थिंग। छोटा 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 आपको लगता नहीं है, लेकिन वो जब एक साथ कंपाउंड होता है बिकम्स ह्यूज। आप सोच ही नहीं सकते यार ये कैसे हो गया, तो मिरेकल है एंड इट इज वो हैपनिंग। जैसे आप ब्याज वाले लोगों की सूदखोर की बात कर रहे थे ना, तो वो जब वो देते हैं तब वो कहते हैं ना 1 रुपया ब्याज है, तो आपको लगता है 1 रुपये से क्या होगा, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? लेकिन वो 1 रुपये से ही सारे ब्याज आपको दे रहा है, पैसा दे रहा है। वो भी तो कंपाउंडिंग बिजनेस में ही काम कर रहा है ना, 1 रुपये 2 रुपये इंटरेस्ट परसेंट जो भी रेट लगाते हैं वो लोग, और वो इतना बड़ा होता है कि हमको लगता है कि बड़ा मुश्किल काम जो है ये। लोग होम लोन लेते हैं सर, वो 20 साल में मोर देन डबल चुकाते हैं। चुकाते हैं, हाँ। आपको अंदाजा नहीं लगता कि आपने 50 लाख का मकान खरीदने के लिए 50 लाख लोन लिया, तो दरअसल आप 1 करोड़ चुकाएंगे, और 20 साल में वो मकान 1.5 करोड़ का होगा, उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करो तो उतना ही रह गया वो, उतने का ही हो गया। बहादुरी नहीं करी इसलिए क्योंकि वो सूदखोर जो बैंक है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है आपसे। हाँ, प्लीज अंडरस्टैंड, वो इसीलिए तो वो कर रहे हैं काम, इसीलिए कर धर्म खाता थोड़ी खोला उन्होंने। इसीलिए तो वित्त मंत्री जी रोज बताते हैं कि हमारे बैंकों का मुनाफा बढ़ रहा है। बढ़ रहा हम इस बात में खुश हो बिजनेस एक बड़ी मजेदार बात है। जैसे किसी ने मुझसे, अभी हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, यूएस में हमारे दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा इन्फ्लेशन जो महंगाई बढ़ती है ना उसको बीट कर लो तो समझ लो सफल आदमी हो। कैसे बीट करोगे यार? तो डिस्कस में ये निकल के आया कि ऐसी कंपनियों में, ऐसे शेयर्स में, ऐसे प्रोडक्ट में निवेश करो जिनका रिटर्न इन्फ्लेशन से कम डबल हो। 8-9% आपने किया तो इन्फ्लेशन ही है, तो आपका वैल्यू क्या बनी? जीरो। उतना बनेगा ही नहीं। हाँ, तो अब ऐसी कौन सी कंपनियां हो सकती हैं जो इसको बीट कर देंगी? वो ढूंढना है आप, तो जिससे कि आप अपना बिल उन्हीं से पे कराओ। हाँ। कि आप मेरे ऊपर इन्फ्लेशन लगा के बिल बना रहे हो ना, तो मैं आपका शेयर लेके रखा हूं, मैं आप मेरा बिल पे करो, इसी से हिसाब चुकाइए, इसी से हिसाब चुका लीजिए आप। ये अच्छी बात आपने बेहतर बात बताई है। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई। हम समझते हैं कि नीरज जी ने जितनी बातें की है उससे बहुत सारे लोगों में कुछ भी काम करेंगे तो शायद बेहतर काम कर पाएंगे। और वही फिर वही लाइन है कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। एक दिन सर, आज क्या कहानी सुनाना चाहते हैं आप मौके पर? आज सर मैं इस मौके पे ये कहानी सुनाना चाहता हूँ। हमने लगातार हर हफ्ते सुनाते थे, आज चूंकि दिवाली स्पेशल हम लोग रख रहे हैं, तो उसी सीरीज में एक लर्निंग का पोर्शन हमें रखना चाहिए कि जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो उसकी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस की कैसे आप करते हैं, लेकिन मिडवे पहुंचते पहुंचते आप गलतियां करना शुरू करते हैं, और वो गलतियां फिर इतनी बड़ी हो जाती है कि आप संभाल नहीं पाते, और उसकी वजह से आपका पूरा बिजनेस कोलैप्स हो सकता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है भारत का किशोर बियानी जी का। मैं 2004 अप्रैल में मुंबई आया था, और जिस दिन मैं आया था उसी दिन मेरा दोस्त फिनिक्स हिल के अंदर एक बिग बाजार नाम का बहुत बड़ा स्टोर था, मुझे दिखाने ले गया था कुछ भी खरीदना हो यहाँ से खरीदना, यहाँ एक ही छत के नीचे सब कुछ मिलता है। मैं सरप्राइज था उसको देख करके, इतनी बड़ी दुकान, बड़ा मिल का हॉल था पूरा। वो दिल्ली में वैसा कुछ फॉर्मेट नहीं था, और मैं दिल्ली से ही गया था, तो मैंने देखा कि कपड़े भी मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं, ग्रोसरी मिलती है, सब कुछ, और बहुत बड़ी दुकान, मतलब कम से कम एक छत के नीचे सब 25-50 हजार फीट की। आई वॉज सरप्राइज। फिर धीरे धीरे उनकी कंपनी लिस्ट हो गई थी, पेंटालून करके थी, वो बड़ी होती गई, और वो रिटेल किंग कहलाने लगी, क्योंकि भारत में वही सबसे बड़े फॉर्मेट वाले थे किशोर बियानी जी। तो रिटेल किंग उनको, उनके जो फ्रंट कवर की फोटो बाजार का बड़ा नाम था, बहुत बड़ा नाम था। उन्होंने मतलब कहां से शुरू किया, अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ उन्होंने की, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन फिर जो एक कॉमन बिजनेसेस की गलतियां होती हैं, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनको निजी तौर पर जानता हूं, लेकिन वो बिजनेस की जो कॉमन गलतियां होती है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंड करना, प्राइवेट लेवल भी बनाना है, इंश्योरेंस भी करना है, फ्यूचर जनरली के साथ टाइप कर लिया, इनका फ्यूचर ग्रुप था, जनरल इंश्योरेंस के साथ टाइप कर फ्यूचर जनरली बना लिया, अब इंश्योरेंस भी बेचेंगे, लेंडिंग में भी जाएंगे, स्टोर का बेहिसाब एक्सपेंशन चल रहा है। और रिटेल में एक दूसरे राधा किशन दमानी जी का डीमार्ट है, इसमें रेंटल कॉस्ट ना बहुत खलती है। आप कहीं भी स्टोर खोलोगे तो रेंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत रेंटल कॉस्ट बड़ी, और बड़ी शॉप खोल रहे हैं तो बड़ा रेंट है उसका, बड़ा रेंट, और जब मेन जगह खोलनी, और ये सब किराए पे कर रहे थे। राधा किशन दमानी जी अपना खरीद के दुकान खोलते थे, उनकी रेंटल
कॉस्ट नीचे होती है। तो इन्होंने इतना मैसिव एक्सपेंशन कर लिया कि वो फिर बर्दाश्त से बाहर, और डेट कर्ज एक ऐसी चीज जिसके बारे में एक लाइन हम लोग बोलेंगे बाद में, वो कर्ज बढ़ता गया और बिजनेस फिर ये संभाल नहीं पाया। इन्होंने बहुत एक्सपेंड किया, कर्नाटक में जाके प्राइवेट लेवल अपनी दुकानें बना, मतलब अपनी फैक्ट्रियां लगा ली कि हम ये प्रोडक्ट भी बनाएंगे, प्राइवेट लेवल का हम माल खुद ही बनाएंगे। यस। तो ग्रेजुअली फिर वो एक स्पाइरल बना कि सब चीजें मिलके इनको प्रॉब्लम आने लगी, और वो धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई कि वो डेट में फंसते चले गए और फिर उनको सब बेचना पड़ा। आज की तारीख में बिग बाजार खत्म, उसको रिलायंस ने खरीद लिया जो स्मार्ट बाजार हो गया। कोई बिजनेस कोई ले गया, कोई बिजनेस कोई ले गया। इस समय मतलब आप ये एक लर्निंग कर्व है कि आप जब पीक की तरफ हो रहे होते हैं तो बड़ी कॉमन मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। क्या प्रिकॉशंस रखना है, प्रिकॉशंस एक्स्ट्रा ग्रोथ के चक्कर में दिन दूनी रात चौगुनी आपको नहीं ग्रोथ करनी है, ना उतना डेट लेना, ना उतना एक्सपेंड करना है। वक्त और दुनिया कब बदल जाएगी आपको पता नहीं चलता। तो फाइनेंस के मार्केट में एक झटके में आप अर्श से फर्श पे आ जाते हैं। तो ये कहानी ये सिखाती है, ये भी जो बहुत पहली इम्पोर्टेंट कहानी हम लोग सुखा रहे थे, हाँ, धीरे धीरे ग्रो करिए साहब, ज्यादा ये एक्सपेंड करेंगे तो उन स्टार्टअप्स के लिए भी कहानी सबक हो सकती है, जो आज बहुत सभी तेजी की। से ग्रोथ कर रहे हैं, फास्ट ग्रो कर रहे हैं, वो समझते हैं कि हम हो गए हैं, लेकिन वो कहाँ तक पहुंच के कैसे उसमें गलतियां होती हैं, इस पर काम कर रहे हैं। स्पेशलाइजेशन इम्पोर्टेंट है, और ओवर एक्सेस डेट ले लिया तो घर बिक जाएगा भाई। ये आप ध्यान रखिए, डेट बहुत खतरनाक चीज होती है। इसलिए कर्ज जो है, उसके आगे देखिए बहुत कर्ज लेने का मतलब है कि आपने अपने गरीबी के दस्तावेज पे साइन कर दिए हैं, ये समझ लीजिए। ये तो आप बड़ी ऐसी लाइन फिल्म के, आप फिल्मों में भी लिखा कीजिए डायलॉग, सिर्फ दस्तावेज पे दस्तखत हैं आपके, है ना। हाँ, जावेद साहब को बता देते कि आपको साइन इसकी तो या signing amount दे देते हैं। करण जौहर से बात कर लीजिए। ये तो शोले की तरह से हो गया कि जहां पर एक एक डायलॉग, एक एक लाइन का जो डायलॉग है ना, कि इतना सन्नाटा है भाई और कितने आदमी थे। तो वैसा ही है कि कर्ज के दस्तावेज पर साइन करना मतलब गरीब। ओके चलिए सर, बहुत बात नहीं, लेकिन ये आप वैसे भी आपका शौक बॉलीवुड में है ही, तो आप ये कर सकते हैं। और करण जौहर भी आपके मित्र हैं, तो आप कहिए कि कुछ ऐसी फिल्में बना दीजिए कि जिसमें कुछ बड़ा खेल हो जाए। लेकिन ये लाइन आज की हिट लाइन है। यस। हालांकि अब चलिए आप अगले शो में हम लोग कभी बताएंगे कि कर्ज इज ग्रोथ कैपिटल, बट जरा से इम्बैलेंस मतलब गरीबी में दस्तावेज पे साइन है। चलिए, अभी तो हम दिवाली पर चाहते हैं कि सब लोग अपने समृद्धि के दस्तावेज पर साइन करें, और आपने जो बताया उस पर लोग काम करेंगे, अमल करेंगे, तो शायद बेहतर होगा उनके लिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुभकामनाएं, एक बार फिर दिवाली की शुभकामनाएं आपको भी, परिवार को भी, और हमारे सारे दर्शकों को। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया। सबको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।